नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है, जिसका नाम है बहू बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहू बेटी। दीदी, राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया है। 1 माह के बाद ही विवाह है। आपको 15 दिन पहले आना पड़ेगा। अभय के विवाह का तो सारा काम आपने ही संभाला था। अब राहुल का भी। अनिता के उत्साह पर रोक दीदी के जवाब ने लगा दिया। अनिता, ये तो खुशखबरी है, पर मैं 2-3 दिन के लिए ही आ सकूंगी। क्या कह रही हैं दीदी? मैं तो आपके भरोसे हूँ। आप अभय के विवाह में भी तो 1 माह पहले ही आ गई थी, फिर राहुल की शादी में पहले से क्यों नहीं आइएगा? दीदी हंसते हुए बोली, अनीता, तब की बात और थी। अब नटखट सुभान जो आ गया है, उसे थोड़ी छोड़ सकती हूँ मैं। अनीता भुनभुनाने लगी, उसे सिया बहू ना संभाल लेगी? आपने क्या ठेका ले रखा है उसका? कैसी बातें करती है अनीता? सिया अभी बच्ची है, ऊपर से नौकरी भी करती है। साहिल और सिया सुबह 9 बजे ही तो घर से निकल जाते हैं और शाम ढले वापस लौटते हैं। ऐसे में शुभम की देखभाल कौन करेगा? अनीता को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। तो आजकल आपने आया का काम संभाला हुआ है? दीदी ने समझाया। नहीं अनीता, आया है शुभम को संभालने को, पर उसकी निगरानी के लिए भी तो घर में किसी का होना जरूरी है। तू समझने की कोशिश कर, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ पाऊंगी। अभय के विवाह में मैंने 2 डायरिया बनवाई थी। सुन, उसमें विवाह से संबंधित सभी जरूरी बातें नोट कर दी थी। उसी के आधार पर तू सारी तैयारियां कर लेना। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ? तू क्या अब अकेली है? रेखा मेरे साथ तो है, तेरी बहू। फोन रखते हुए अनिता भुनभुनाने लगी। जीजाजी के जाने के बाद बेचारी दीदी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई है। ये कोई बात हुई भला कि पोता हो गया तो वो कहीं आ जा नहीं सकती है? बहू अपने बच्चे को खुद संभाले। मुझे भी पोती है, तो क्या मैंने नाते रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया है? मेरी बहू भी नौकरी करती है, पर घर और बच्ची को खुद ही संभालती है। अरे, बच्चे पैदा किए तो संभालने भी खुद ही पड़ेंगे। हम नौकरी नहीं करते थे तो क्या हुआ? घर और बच्चे फिर भी हम ही संभालते थे। हमारी सास नहीं संभालती थी हमारे बच्चे। शाम को ऑफिस से आते ही अनिता के उखड़े मूड को भांप कर पति अनिल बोल पड़े। क्या बात है अनिता, दीदी से बात नहीं हो पाई क्या? बात तो हुई, अनिता ने बताया, पर दीदी का कहना है कि वो 2-3 दिनों के लिए ही आएंगी। उनके बिना वहां पोते की देखभाल कौन करेगा? अनिल बोले, उनका कहना तो ठीक ही है अनीता। बेटा बहू दोनों ही नौकरी पर जाते हैं। ऐसे में छोटे बच्चे को संभालने के लिए उनकी वहां ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रेखा तो है ही। अपनी बहू बहू की पसंद से खरीदारी होगी तो छोटी बहू को भी पसंद आएगी। बच्चों और हमारी पसंद में काफी फर्क होता है। अनीता ने मुंह बिचकाया। बहू को नौकरी और बच्ची से फुर्सत मिले तब तो और कुछ कर पाए। सारी खरीदारी मेरी पसंद से ही होगी और वह मैं कर लूंगी। पर मैं दीदी को लेकर परेशान हूँ। जीजाजी के जाने के बाद उनकी हैसियत तो अपने घर में नौकरों जैसी हो गई है। अनिल असहज हो उठे। कैसी बात करती हो अनीता? साहिल ऐसा लड़का नहीं है और दीदी भी समझदार है। साहिल के पसंद से ही उसका विवाह किया है। ऐसे में बहू सिया उनका अनादर करे, ये तो संभव ही नहीं है। अनीता उत्तेजित होकर बोली, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जीजाजी तो दुनिया में रहे नहीं? ऐसे में साहिल की पसंद को मानना दीदी की मजबूरी रही होगी। अनिल ने समझाया, नहीं, साहिल के विवाह में दीदी बहुत खुश थी। कहीं से भी ऐसे नहीं लगा कि उस रिश्ते से उन्हें कोई ऐतराज हो। अब अनीता ने तर्क दिया, तुमने देखा नहीं, विवाह के 5 दिन बाद ही बेटा बहू दो दीदी को अकेली छोड़कर हनीमून पर निकल गए थे। अनिल ने फिर टोका, बेटे बहू की तुम भूल कर रही हो अनीता। बेटे बहू की हनीमून ट्रिप तो दीदी ने ही प्लान की थी और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर हनीमून टिकट दिए थे। तुम्हारी तरह नहीं, जिसने अपने बेटे बहू का हनीमून ट्रिप रद्द करवाने की ठान ली थी। अनीता बड़बड़ाने लगी, मैं बीमार पड़ गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? पर तुमने इसे भी मेरी बहानेबाजी ही माना। तभी तो बेटे बहू को कह दिया कि ज्यादा बीमार नहीं है तुम्हारी माँ, तुम लोग जाओ, इसे देखने के लिए मैं हूँ। अनीता की बात सुनकर अनिल ठठाकर हंस पड़े और अनीता झेप मिटाने के लिए फिर बड़बड़ाने लगी। औरों के पति होते हैं जो अपनी पत्नी का साथ देते हैं। तुम तो हमेशा ही बहू की तरफदारी करते आए हो। अरे क्या करता, नव विवाहितों को एक दूसरे को समझने का यही समय तो मिलता है।
फिर तो सारी जिंदगी घर गृहस्थी के चक्कर में उलझ कर रह जाती है। अनिता भुनभुनाती रही, तो तुम कौन सा मुझे हनीमून पर ले गए थे? बड़े दार्शनिक बनते रहते हो। अच्छा ये बताओ कि विवाह के लिए हॉल बुक हो गया या नहीं? हाँ हाँ हो गया, अनिल ने जवाब दिया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। दीदी विवाह से ठीक 2 दिन पहले आई, वो भी अकेली ही। अच्छा, तो अब बेटे बहू पर उनका इतना भी अधिकार नहीं रहा? सगी मौसी के लड़के के विवाह पर आने के लिए भी राजी नहीं हुए? अनिता ने सोचा। उसकी चढ़ी हुई त्योरियों को देखकर दीदी बोली, शुभम अभी 7 माह का ही है, उसे मेरी जरूरत पड़ती है। यहाँ आने को तो हम सभी तैयार थे, टिकट भी हो गए थे, पर शुभम को तेज बुखार हो गया। साहिल और सिया तो फिर भी आने के लिए तैयार थे, पर शादी के घर में बच्चे की बीमारी संभलती नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। बेचारी दीदी को झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है। अनिता को उनसे सहानुभूति होने लगी। अनिल बोले, अरे इतने मुश्किल हालात में भी आप यहाँ आई, ये क्या कम है? तभी भारी भरकम बनारसी साड़ी और जेवरात से लदी फदी रेखा आ गई। उसकी गोद में मीठी रो रही थी। वह दीदी के पैर छूने को झुकी तो उसके सिर से साड़ी का पल्लू गिर गया। अनीता ने घूरती निगाहों से उसे देखा तो रेखा ने घबरा कर पल्लू ठीक किया। ये सब देखकर दीदी के मुंह से निकल पड़ा, इतनी गर्मी में बेटी ये क्या पहन लिया तूने? ऊपर से बच्ची को गोद में उठाया हुआ है। ला बच्चे मुझे दे दे, तू ऐसी साड़ी पहन कर आ जो संभाल सके। रेखा बच्ची को उन्हें पकड़ाकर तुरंत साड़ी बदलने चली गई। अनीता धीरे से दीदी के कान में फुसफुसाई, दीदी इसे इतना सिर मत चढ़ाओ, मैंने ही इसे भारी साड़ी और भारी गहने पहनने को कहा था। घर में शादी है, 2-3 दिन भारी साड़ी पहन लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अपने जमाने में हमने 5-5 किलो की साड़ियां नहीं पहनी थी क्या? और आपने बच्ची को क्यों उठा लिया? मैं तो इसके बच्चे नहीं संभालती। अरे पैदा किया है तो खुद संभाले। इसके बच्चे? क्या तेरी कुछ नहीं लगती है बच्ची? तेरे बेटे की बेटी है, तेरा अपना खून, तेरी पोती। अनीता तू इतनी निष्ठुर कब से हो गई रे? अनीता ने कहा, दीदी मैं बहू के चोचले नहीं सह सकती। अब दूसरी बहू भी आ जाएगी तो क्या मैं बच्चे संभालने का काम करने लगूं? मैंने तो अकेले अपने दोनों बेटे पाल पोस कर बड़े किए। मजाल है कि मेरी सास ने कभी रसोई में या बच्चे पालने में मेरी मदद की हो। अब मेरा आराम करने का समय आया है तो मैं क्यों फिर से मुसीबत मोल लूं? दीदी ने उसे समझाया, अनीता जो सुख सुविधाएं किन्हीं कारणों से हमें अपने समय में न मिल सकी, वो सक्षम होने पर भी हम अपनी बहू को न दे, क्या ये ठीक है? हम दोनों को बेटी नहीं है, क्यों ना हम इस कमी को बहुओं से पूरी कर ले। एक बार बहू को बेटी के नजरिए से देखो तो रिश्ते के मायने ही बदल जाएंगे, रिश्ते सुगंधित हो उठेंगे। अनीता दीदी की बात सुनकर उकताने लगी, बोली, बस बस दीदी, बहू को बेटी समझने का ये नुस्खा आपको ही मुबारक हो। मेरी बहू को बहू बनकर ही रहने दो। बहू को बेटी बनाने के चक्कर में आपकी क्या हालत हो गई है, क्या मैं नहीं जानती? दीदी मुस्कुराती रह गई। विवाह में वे हर समय रेखा और मीठी का ख्याल रखती रही। रेखा भी उनसे काफी घुल मिल गई। इन 3 दिनों में बार बार फोन पर बेटे बहू और पोती का हाल समाचार भी लेती रही। शादी निपटते ही वे चली गई। छोटी बहू खुशी अपने नामानुसार ही खुश मिजाज निकली, लेकिन जल्दी ही अनीता ने उसे वो सब समझा दिया जो कभी बड़ी बहू से कहा था। मसलन कटे खुले बाल इस घर में नहीं चलेंगे, सिर से कभी पल्ला न हटे, सलवार सूट पहनने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, घर में खाना क्या बनेगा इसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, घर में हर चीज अपने निर्धारित स्थान पर रखी है, उनमें अपनी मर्जी से अदल बदल करने की कोशिश ना करना। खुशी चुपचाप सुनती रही, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे सास की ये बातें पसंद नहीं आई। अनीता ने सोचा, बड़ी को देखकर अपने आप ये भी लाइन पर आ ही जाएगी। दोनों बहुओं की आपस में गहरी छनने लगी। जब भी घर में होती दोनों खुसर फुसर करती रहती, पर अनीता के आते ही उनके बातों पर विराम लग जाता। इसी बीच एक बार मीठी की तबीयत खराब हो गई और उसे संभालने वाली आया भी नहीं आ रही थी। रेखा को छुट्टी नहीं मिली तो छोटी बहू ने अपने ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। अनीता को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब जेठानी के बच्ची के लिए इसने छुट्टी ले ली, उसकी देखरेख करने के लिए वो भी। उसने सोचा, बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है आपस में।
एक रात खाने में देर होने पर अनीता दोनों को डपटने का ख्याल से रसोई घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि फुसफुसाहटें सुनकर बाहर ही रुक गई। छोटी बहू कह रही थी, दीदी कल मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी। आया तो काम पर आ गई है, पर मीठी को देखभाल के लिए घर पर एक आदमी का होना भी जरूरी है। माँ जी तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। ये भी नहीं देखती कि आया ने इसे ढंग से कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं। बच्चे चाहे भूख से रोते रहे, लेकिन उनकी पसंद का खाना न बने या बनने में जरा देर हो जाए तो आसमान सिर पर उठा लेती है। मारे क्रोध के ये सारी बातें सुनकर अनीता का सर्वांग जलने लगा। छोटी की ये मजाल कि बड़ी को मेरे खिलाफ भड़काए। तभी बड़ी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम चिंता मत करो खुशी, तुम्हारे जेठ जी भी परेशान हो चुके हैं। माँ से तो कुछ कह नहीं पाते, इसलिए हम दोनों का ट्रांसफर लखनऊ ब्रांच में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में मुझे मीठी की चिंता नहीं रहेगी। वहाँ मेरी माँ और छोटी बहन है। मीठी को देखने के लिए वैसे भी वो लोग तरस गए हैं। वहाँ आया भी आसानी से मिल जाती है, और वहाँ मौसी जी भी तो हैं। सच, कितना फर्क है माँ जी और मौसी जी की सोच में। खुशी भी चहक उठी, यही अच्छा है। सच, ऐसे माहौल में मैं तो अपने बच्चे को पालने की बात सोच भी नहीं सकती। दम घुटता है यहाँ। अपनी मर्जी से ना कुछ खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, ना किसी से हंस बोल सकते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? घर में भी हरदम तनाव ही बना रहता है। तो हालात यहाँ तक पहुँच गए। इन बहुओं ने मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटों को भी पथभ्रष्ट करने के ठान लिए। इनका इलाज करना ही पड़ेगा। अनीता इसी सोच में डूबी थी कि दीदी की देवरानी का फोन आ गया। अपने बेटे की सगाई का न्योता दे रही थी। उन्हीं से पता चला कि 2 हफ्ते पहले सड़क पार करते समय दीदी का एक्सीडेंट हो गया था। सुनकर अनीता का दिल धक से रह गया। इस बीच तो वह उन्हें फोन नहीं कर पाई थी। मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। सिया से अपने बच्चे ही नहीं संभलते तो वो सास को क्या संभालेगी। ये साहिल भी कितना निष्ठुर है। मेरी बहन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मुझे खबर तक नहीं करी। शादी के बाद गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है उसने। बड़ा कहता था कि तुम मेरी सबसे प्यारी मौसी हो अनीता मौसी। बेचारी दीदी की क्या गद बन गई होगी। अनीता ने तुरंत दीदी का नंबर मिलाया, पर उधर से किसी महिला की अपरिचित आवाज सुनकर वह चौंक गई। दीदी हैं? जी वो सो रही हैं। आप कौन? ये बताइए पहले कि आप कौन बोल रही है? अनीता ने प्रति प्रश्न किया। जी मैं सिया की माँ बोल रही हूँ। उनकी बहू सिया, उसकी माँ। अनीता ने फोन काट दिया। तो बहू ने अपनी माँ को बुला रखा है। खुद महारानी नौकरी पर जाती होगी। अब वह अनिल के पीछे पड़ गई। तुरंत मेरा लखनऊ का टिकट कटवाओ। वहां जाकर मैं सिया की ऐसी खबर लूंगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि सास क्या होती है। दीदी के सीधेपन को उनकी बेवकूफ़ी समझ लिया है उसने। अनिल उसे समझाते हुए बोले, टिकट तो मैं आज का ही करवा दूंगा, पर तुम वहां जाते ही शुरू मत हो जाना। पहले सारी वस्तु स्थिति का जायजा ले लेना। तुम मेरा मुंह मत बंद करवाओ, कह देती हूँ। क्या मिला दीदी को बहू को बेटी बनाकर? भला बहू भी कभी बेटी बन सकती है? दीदी के घर पहुंचने पर सिया की माँ के दर्शन हुए। दीदी सिया के साथ अस्पताल गई हुई थी। नन्हा शुभम नानी के साथ किलकारियां मारते हुए खेल रहा था। उन्होंने ही बताया कि दीदी के पैर और सिर में चोट लग गई थी। सिर से काफी खून बह गया था। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया था। सिया और साहिल ने बारी बारी से एक एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। अब दीदी काफ़ी ठीक है। दिन में वो उनके पास आ जाया करती है और शाम को अपने घर चली जाती हैं। एक आया तो दिन भर बच्चे को देखने के लिए है ही सही, और महरी पूरे दिन का चूल्हा चौका करके जाती है। सिया की माँ ये सब बता ही रही थी कि दीदी आ गई। सिया उनके साथ ही थी। सिया ने सलवार कुर्ता पहना हुआ था। दीदी को देखकर अनीता भौचक्की रह गई। वो तो उनके कमजोर और बीमार रूप की कल्पना कर रही थी, पर दीदी वो तो पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। दोनों सास बहू नहीं, बल्कि माँ बेटी दिख रही थी। उसे अचानक आया हुआ देखकर दीदी प्रसन्न हो उठी। दीदी के गले लगते हुए अनीता बोले, मैं इतनी पराई हो गई कि अपने एक्सीडेंट की खबर तक मुझे नहीं दी तुमने। साहिल ने कहा था कि अनीता मौसी को बुला ले। दीदी बोली, पर मैंने ही उसे मना कर दिया। बेकार तुझे परेशान करके क्या फायदा। मेरा दिल नहीं किया। यहाँ सिया और साहिल तो हैं ही मेरा ध्यान रखने को। देख तू,
इन्होंने खिला पिलाकर मुझे कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्त कर दिया है कि नहीं? बहुत ख्याल रखती है सिया मेरा। सिया ने कहा, माँ, आप हमारे लिए जितना करती हो उसका रत्ती भर भी ऋण हम नहीं उतार सकते। दीदी अपने समधन से बोली, देखा शोभा जी, हमारी बेटी कैसी भारी भरकम बातें करने लगी है। दोनों ही घनिष्ठ सहेलियों की तरह हंसने लगी। दीदी के इतने घनिष्ठ रिश्ते को देखकर अनिता को उनसे ईर्ष्या हो आई। उसे याद आया, बड़ी बहू की माँ मीठी के होने पर जब उनके घर आई थी तो 2 दिन अनिता ने उनसे ऐसी कलहपूर्ण बातें की थी कि उसके बाद वो कभी उनके यहाँ आकर रहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तभी दीदी बोली, अनिता, मैं तो शुभम को गोद उठाने को भी तरस गई हूँ। ये लोग मुझे उसे उठाने नहीं देते कि कहीं मेरा कंधा न दुखने लगे। पर तू सही समय पर आई है। सिया ने मेरे ठीक होने के उपलक्ष्य में कल घर में सत्यनारायण जी की कथा रखी है। अनीता ने देखा कि सिया ने बड़े चाव से पूजा की तैयारियां की और पूजा के बाद अपने हाथ से सबसे पहले दीदी को ही प्रसाद खिलाया। रात को कमरे में सिर्फ दीदी रह गई तो अनीता ने कहा, दीदी, आप कुछ दिन मेरे साथ चलो, आराम मिल जाएगा। दो दो बहुएं हैं मेरी। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनीता, अरे मुझे यहाँ क्या तकलीफ है? एक बेटा था ही। भगवान ने बेटी की कमी भी सिया के रूप में पूरी कर दी है। सच कहूँ तो सिया ने मेरी देखभाल जैसे की, उसी से मुझे समझ में आया कि एक बेटी माँ के लिए क्या मायने रखती है। मैं पूरी तरह सुखी और संतुष्ट हूँ अनीता। तू बता, तेरे घर में सब कैसे हैं? तू तो मुझसे ज्यादा सुखी होगी। बहुओं के रूप में दो दो बेटियां मिली है तुझे। दीदी की बात सुनकर अनीता फीकी सी हंसी हंस दी। दूसरे दिन अनीता साहिल के पीछे ही पड़ गई। बेटा, मेरी आज की टिकट करवा दे। दीदी हैरान रह गई, बोली, इतने दिनों बाद तो तू आई है, कुछ दिन रुक जाना। साहिल और सिया ने भी बहुत कहा पर अनीता नहीं मानी। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर अपनी अब तक की हुई गलती को सुधारना चाहती थी। अपने रिश्तों की बगिया को आने वाले तूफान में बिखरने से रोकना चाहती थी। उसे एहसास हो गया था कि रिश्ते प्रेम, समर्पण और त्याग से मीठे हो जाते हैं, मधुर बन जाते हैं। अपनापन ही रिश्तों को गूंथ कर रखता है। अनीता सोच रही थी कि किस्मत ने तो उसे बहुओं के रूप में 2 बेटियां दे दी है। अब वो भी उनकी माँ बनने का प्रयत्न करेगी और अब तक जो उससे गलतियां होती आई हैं उनका भरसक प्रायश्चित करने की कोशिश करेगी, जिससे बहुओं को भी लगे कि उन्हें भी सास के रूप में माँ ही मिली है। अपने विचारों पर अनीता को खुद ही बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बहू बेटी, जिसे लिखा था अनामिका जी ने। उम्मीद करती हूँ कि अनीता ने जिस तरह से अपने मन को तैयार किया, उसी तरह से जो बहनें अब तक किसी वजह से अपनी बहुओं से अच्छे मीठे मधुर संबंध न बना पाई होंगी, वे भी इस तरह की कोशिश करेंगी, जिससे कि उनका भी घर रिश्तों की मधुर सुगंध से महक उठे। आप सबको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी ही लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, जिन्हें अच्छी कहानियाँ पसंद हो, उन्हें ज़रूर शेयर करें। एक लाइक भी दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।